अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। जैसे कि आपको पता है घास, गेहूं, आम, ये लिख रखे हैं, बकरी, गाय, हाथी। तो बकरी, घास, उसके बाद बकरी, उसके बाद मानव। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत में धारणीय के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। यानी कि भारत में जो विद्युत उत्पाद का सबसे बेस्ट स्रोत कौन सा है, आप मुझे बताइए। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है भाई ये, और छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है हमारे। तो कोयला जो है वो सबसे बेस्ट उत्पाद माना गया है। ठीक है, क्योंकि कोयले से ही आपको पता है आपके हरियाणा में भी जो पानीपत है सबसे ज़्यादा इसी में मिल रही है। ठीक है, तो कोयला इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है देखो, वायु एक क्या है। तो वायु एक दोस्तों ना तो तत्व है, ना एक विद्युत अपघटन है, ना एक यौगिक है, क्योंकि मिश्रण है। वायु एक बहुत सारी गैसेस का मिश्रण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है। इनमें से सबसे पर्यावरण अनुकूल कौन सा है, देखो बताओ। पेट्रोलियम उत्पाद नहीं, नाभिकीय विखंडन नहीं, वनों का उत्पाद ये नहीं। सबसे बेस्ट है सोलर सेल। सबसे बेस्ट क्या है, सोलर सेल। ठीक है, इससे ना तो पोल्यूशन होता, तो ये सबसे बेस्ट पर्यावरण के अनुकूल है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है देखिए। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक क्या है। भूमिगत जल को बैक्टीरिया, शैवाल, विषाणु या आर्सेनिक, बताओ। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, आर्सेनिक। आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक होते हैं भूमिगत, यानी कि जो ग्राउंड वाटर है उसको प्रदूषित करने वाले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, औद्योगिक औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक समस्थानिक प्रदूषण होता है। जो औद्योगिक आपका मलबा होता है उसमें सबसे ज़्यादा समस्थानिक पोल्यूशन किसकी वजह से होता है, बताइए। शाबाश। समस्थानिक प्रदूषण किसकी वजह से होता है, तो दोस्तों किसकी वजह से होता है, रेयन, कागज, वस्त्र या चमड़ा। तो किसकी वजह से होता है, चमड़ा उद्योग की वजह से होता है। ठीक है दोस्तों, तो चमड़ा उद्योग इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चमड़ा उद्योग इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित है। इनमें से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित है। वायु प्रदूषण से संबंधित कौन है इसमें, बताओ। तो वायु प्रदूषण से संबंधित देखो, अम्ल वर्षा नहीं है, स्पेक्ट्रोसिस नहीं है, यूट्रोफिकेशन नहीं है, तो क्या है, स्मोग है दोस्तों। वायु प्रदूषण स्मोग, जब स्मोक में फोग वगैरह मिल जाती हैं, स्मोक फोग मिल जाती हैं, तो क्या होता है, वायु प्रदूषण हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीओडी एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक, यानी कि जो बीओडी होता है, बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है ना, बीओडी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है जी, तो फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेते हैं। तो क्या होता है ये, तो ये जल के अंदर ऑक्सीजन की जो आवश्यकता है उसके बारे में बताता है, बीओडी। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है। निम्नलिखित में से कौन अल्टरनेट ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है, बताइए। शाबाश। अल्टरनेट एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स, देखो परमाणु नहीं है, ज्वारीय या टाइडल एनर्जी नहीं है, जियोथर्मल नहीं है, सौर ऊर्जा सबसे ज़्यादा अल्टरनेट सोर्स है सबसे बड़ा। गुड़गांव के, आपको पता है गुरुग्राम में क्या है आपका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कहाँ क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम में। आपके कहाँ है, गुरुग्राम में। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, आपके गुरुग्राम में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नोबल गैस में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती। इनमें से कौन सी नोबल गैस जो है वायु में नहीं पाई जाती, बताइए दोस्तों। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा रेडोन। रेडोन एक रेडियो एक्टिव है दोस्तों आपकी। देखो हीलियम भी हवा में मिल जाती है, आर्गन भी, नियोन भी। तो रेडोन जो है रेडियो एक्टिव है, ये वायु में नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है। इनमें से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। शोर का अवशोषण, नॉइस को भी रोकते हैं। वायु का प्रदूषण, उसको भी रोकते हैं।
ऑक्सीजन की भी मुक्ति, यानी ऑक्सीजन को रोकते नहीं बल्कि ऑक्सीजन को ये छोड़ते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया मिनी माता रोग। ठीक है, मिनी माता जो रोग है किस धातु के पानी में घुलने से होता है? तो मिनी माता रोग दोस्तों किसका होता है? मरकरी के पानी में घुलने से होता है। और दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वो नाइट्रेट से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है किससे होता है? नाइट्रेट से होता है। ठीक है भाई, किससे होता है? नाइट्रेट से होता है। मिनी माता रोग किससे होता है? पारे से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से जीवाश्म ईंधन, इनमें से जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी, प्राकृतिक गैस भी, यूरेनियम जो है वो एक न्यूक्लियर ईंधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किसी जल क्षेत्र में जो बीओडी होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की जो अधिकता वो किस चीज़ का संकेत देती है दोस्तों? तो वो संकेत देती है जिसमें बीओडी ज़्यादा यानी कि ऑक्सीजन की कंजप्शन ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब जो सीवेज है उसमें ज़्यादा प्रदूषण है, यानी सीवेज के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन की खपत बढ़ रही है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जो पारिस्थितिक जो इकोसिस्टम है उसमें किस में आपस में पारिस्थितिक संबंध का अध्ययन है? बताओ। मनुष्य का वन का नहीं, पति और पत्नी नहीं, मृदा और जल नहीं, जीव का और वातावरण का, यानी कि जो जीव जंतु हैं और वातावरण जो है इनका आपस में संबंध के बारे में जो आपका इकोसिस्टम है वो बताता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भाई प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से इनमें से? तो प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं बताइए? सभी जीव जंतु हैं या जल के कारक हैं? तो ये आ जाएगा ये सभी, यानी प्राकृतिक पर्यावरण के सभी घटक हैं, सभी जीव हैं, सभी भूकृतिक कण हैं और सभी जल के अंदर जो पाने जाने वाले कारक सभी हैं। अगला है, अगला है दोस्तों जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है दोस्तों? सूरज का प्रकाश। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है। सूरज का प्रकाश है हमारा जो प्राथमिक प्राइमरी सोर्स है, क्या है वो? सूरज की एनर्जी दोस्तों, उसके बाद ही सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है दोस्तों? मानव भी पर्यावरण अध्ययन में आता, जलमंडल भी, वायुमंडल भी, सौरमंडल नहीं आता दोस्तों, तो इसका आंसर आ जाएगा सौरमंडल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से जो इकोसिस्टम है उसका एग्जाम्पल कौन होगा? तो इकोसिस्टम का एग्जाम्पल बताइए मुझे, यानी कि जहाँ जीव जंतुओं का आपस में मिलाप हो। देखो वायु नहीं होगी, अकेला जल नहीं, अकेली मिट्टी नहीं है। तालाब जो है, तालाब के अंदर आपको पता मछलियाँ भी होती हैं, फाइटोप्लैंक्टन भी होते हैं, फंगाई भी होती हैं, शैवाल भी होते हैं, सारे मिल सकते हैं, तो तालाब बेस्ट एग्जाम्पल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सीएनजी जो है उसका किस में इस्तेमाल किया जाता है? जो सीएनजी है दोस्तों उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है आप सभी को पता है। देखो खाना बनाने में तो होती है एलपीजी गैस, खाना बनाने में किस में होती है? एलपीजी गैस। तो वाहनों में और उद्योगों में सीएनजी का, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है जो पृथ्वी है उसका अपमार्जक, यानी कि पृथ्वी का साफ सुथरा बनाने की जिम्मेवारी किसकी है दोस्तों? तो जीवाणुओं की और कवक की। किसकी जिम्मेवारी है? जीवाणुओं की और कवक, यानी फंगाई की। ये पृथ्वी के एक प्रकार से डिटर्जेंट बोले जाते हैं। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आ सकता है, भाई धरती के डिटर्जेंट किसे बोलते हैं? तो जीवाणु और कवक को बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है विश्व में जो जल संकट है उसका प्रमुख कारण क्या माना जा रहा है? जो विश्व में जल संकट है उसका प्रमुख कारण क्या माना जा रहा है? मुझे बताइए आप इसका आंसर। इसका आंसर आ जाएगा नगरीकरण, यानी अर्बेनाइजेशन। दोस्तों जितना अर्बेनाइजेशन हो रहा है आपने देखा होगा हर घर के अंदर आज के दिन सबमर्सिबल का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। तो गवर्नमेंट ने कई जगह कई वाटर स्केयर सिटी भी है, जैसे आपकी हिसार है वो वाली बेल्ट है, वो वहाँ पानी की कमी है। तो दोस्तों नगरीकरण यानी शहरीकरण जो है एक प्रकार का विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण माना जा रहा है। ठीक है जी, अगला सवाल है दोस्तों, स्वादिष्ट भोजन को देखकर हमारे मुंह में अक्सर पानी आ जाता है। दोस्तों हमारे मुंह में स्वादिष्ट भोजन देखकर अक्सर पानी आ जाता है, तो ये क्यों होता है दोस्तों? तो बताइए। जो हमारी स्लेवरी ग्लैंड्स होती हैं, स्लेवरी ग्लैंड्स जिनको स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया बोलते हैं, तो स्लेवरी ग्लैंड्स जो होती हैं दोस्तों उनकी वजह से हमारे जो मुंह में स्वादिष्ट भोजन देखते ही पानी आ जाता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, जो मानव में पित्त का स्राव होता है, यानी कि जो मानव में पित्त जिसको बोलते हैं बबाइल जूस बोलते हैं,
बाइल जूस जिसको हम बोलते हैं कहाँ होता है आपको पता है? लीवर के अंदर होता है ना ये पित्त। कहाँ से होता है? लीवर के अंदर से। कहाँ से होता है दोस्तों? लीवर के अंदर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न जानवरों में से किसकी लंबी आंत होती है? सबसे लंबी आंत इसकी होती है इनमें सबसे दोस्तों। तो लोमड़ी, कुत्ता, बाघ या खरगोश? खरगोश की होती है दोस्तों। किसकी होती है दोस्तों? खरगोश की होती है। किसकी होती है? खरगोश की सबसे लंबी आंत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान किससे कम हो जाता है? दोस्तों आप सभी को पता है 5.5 पीएच से जब कम हो जाता है तो दांतों की सड़न शुरू हो जाती है दांतों के अंदर। ठीक है जी, दांतों की सड़न। और दांतों का इनेमल सबसे कठोर भाग होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? कैल्शियम फॉस्फेट का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक जो होते हैं, रिसेप्टर जो होते हैं, स्वाद का पता लगाने वाले जो रिसेप्टर होते हैं दोस्तों, उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? देखो स्वाद का मतलब रस आ जाता है ना मुंह में, तो क्या जगह रसवेदी। ठीक है, रसवेदी अभिग्राहक बोलते हैं स्वाद का बताने के लिए। अपनी जीभ के ऊपर भी देखो, आपको पता है यहाँ भी साइडों में भी क्या होते हैं? अलग अलग बर्ड्स होते हैं। तो स्वाद का पता लगाने के लिए क्या होते हैं भाई? रसवेदी अभिग्राहक रिसेप्टर होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा एंजाइम आपकी जो अग्नाशय होता है यानी कि पेनक्रियाज जो होती हैं, ठीक है, वो कौन सा करती हैं दोस्तों? तो इनका आ जाएगा ट्रिप्सिन। ठीक है जी, ट्रिप्सिन नाम का जो एंजाइम है, ये प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन को तोड़ने में काम करता है। ठीक है, तो अग्नाशय द्वारा कौन सा स्रावित होता है? ट्रिप्सिन। अगला क्वेश्चन है भाई, मानव शरीर में सबसे बड़ा आकार किसका होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ा आकार आप सभी को पता है दोस्तों किसका होता है? यकृत यानी कि हमारे लीवर का होता है। किसका होता है? हमारे लीवर का होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी क्या हमारा लीवर है दोस्तों। क्या है सबसे बड़ा जो हमारा इंटरनल पार्ट है, ऑर्गन है, क्या है? यकृत यानी कि लीवर ही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? बताओ भाई। सबसे ज़्यादा एनर्जी, काफ़ी बार पेपर में आ चुका है और छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो वसा देते हैं दोस्तों, फैट देते हैं सबसे ज़्यादा एनर्जी। और फैट को तोड़ने का काम कौन करता है? हमारा लाइपेज नाम का एंजाइम। कौन करता है? लाइपेज नाम का एंजाइम करता है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का जो पूरी तरह डाइजेशन कहाँ पर होता है? बताइए। यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा जो फैट होती है, इनका पूरी तरह से डाइजेशन कहाँ पर होता है दोस्तों? तो सब कहाँ होता है? छोटी आंत में जाकर के होता है। कहाँ होता है दोस्तों? छोटी आंत में। वैसे जो डाइजेशन है दोस्तों, हमारा जो ये पाचन है, कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? मुख से स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन, एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन क्या मतलब होता है इसका? तो एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालता है। ठीक है, तो इसका आंसर यही आ जाएगा दोस्तों। एक की जानवर द्वारा निस्सारित किया गया जो फेरोमोन होता है वो होता है एक ही जाति के जो जानवर होते हैं उनके जो बर्ताव है उस पर प्रभाव डालता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ये, एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालता है। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप सभी को पता है कि जो मछली का तेल होता है भाई, मछली का जो तेल होता है, कोड लीवर ऑयल बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो इससे कौन सा विटामिन हमें सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है? सबसे ज़्यादा विटामिन कौन सा प्राप्त होता है मछली के तेल से? बताइए भाई। विटामिन सी तो खट्टे फ्रूट से होता है। ठीक है, विटामिन बी जो 12 होता है, साइनोकोबालमिन होता है इसका नाम, साइनोकोबालमिन, कोबाल्ट होता है इसके अंदर। ठीक है, और विटामिन बी 1 का नाम आपको बताइए, थायमिन होता है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, तो इसका आंसर डी ही आ जाएगा। तो कोड लीवर ऑयल से विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता है। ठीक है, तो विटामिन सी का क्या नाम होता है दोस्तों? विटामिन सी का नाम आपको पता है एस्कोर्बिक एसिड होता है। एस्कोर्बिक, स्कर्वी होती है इसकी कमी से। विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल, इसका साइनोकोबालमिन कोबाल्ट होता है, और इसका होता है थायमिन। पेपर से पहले ज़रूर पढ़ के जाना भाई, थायमिन, THY, थायमिन। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, विटामिन सी की कमी से आपका पता है, आपको स्कर्वी होता है, जो मसूड़े उनसे खून आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है भाई, केला जो होता है किस विटामिन के लिए सबसे अच्छा स्रोत है? देखो भाई, आपको पता ही है जो केला होता है वो किसके लिए होता है? विटामिन बी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विटामिन बी यानी बनाना। ठीक है, तो केला किसके लिए हो जाएगा? विटामिन बी के लिए हो जाएगा। अगला भाई, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लग जाता है। तो आपको सभी को पता है, विटामिन के जो होता है, विटामिन के का नाम होता है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन, ये ब्रिटेन की महारानी के अंदर बीमारी थी। विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है? हमारा जो खून है वो जमता नहीं है, ज़्यादा बहता है विटामिन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों आपको पता है प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है भाई? क्वाशी क्वाशियो क्वाशियोरकर। ठीक है, तो ये विटामिन प्रोटीन की कमी से होती है, क्वाशियोरकर। ठीक है, बच्चों के अंदर मांसपेशियां जो अच्छी से डेवलप नहीं होती। रिकेट्स किसकी वजह से होता है? विटामिन डी की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? विटामिन डी की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाचन तंत्र जो होता है उसमें जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें क्या होता है? दोस्तों आप सभी को पता है क्या होता है उसमें? HCl होता है। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है दोस्तों? HCl होता है। हमारा इनेमल किससे बना होता है दोस्तों? कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, सबसे मजबूत पार्ट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, दांतों का इनेमल किससे बना होता है? वही दांतों का इनेमल किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से। किससे बना होता है दोस्तों? कैल्शियम फॉस्फेट से। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? देखो, अंदर की जांच करनी है दोस्तों, तो किसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? तो इंडोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? इंडोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनर्विकसित और पुनर्सृजित हो सकता है, यानी कि पुनर्विकसित और पुनर्सृजित दोबारा से निर्माण हो सकता है, तो तिल्ली नहीं होगा, दिमाग नहीं, अग्नाशय नहीं, क्या हो जाएगा? जिगर। ठीक है, जो लीवर होता है, जो सॉरी जिगर जो होता है यानी कि यकृत जो होता है, इसका वापस से निर्माण भी किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भैया आपका अगला क्वेश्चन है भैया आपका, मानव शरीर में जो कंठ है उसको क्या बोलते हैं? मानव शरीर में जो कंठ है दोस्तों उसको क्या बोला जाता है? जो हमारा कंठ होता है जिसको हम फेरिंग्स बोलते हैं, वॉइस बॉक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वॉइस बॉक्स। इनमें से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो आपको पता है जो हमारा दिल है वो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। इनमें से किस में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? होमोडोंट दांत इसमें से किस में पाए जाते हैं दोस्तों? बताओ, होमोडोंट दांत जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? मछली में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है भाई, एक वयस्क जो मानव होता है उसको पूरा पाचन तंत्र करने में मुंह से जो गुदा तक कितना मीटर लंबा होता है? बताइए भाई। तो लगभग लगभग कितने मीटर होता है? 9 मीटर लंबा होता है। मुंह से पेट में गए, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। ठीक है, तो ऐसे लगभग लगभग 9 मीटर की लंबाई होती है, लगभग लगभग 9 मीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भाई जो भोजन है, भोजन जो है उसके संबंध में से कौन सा कथन असत्य है? भोजन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो रासायनिक क्रिया भी देता है, जैविक पदार्थ पे ऊर्जा भी मिलती है, अजैविक पदार्थ है, यह इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो लार होती है उसमें कौन सा एंजाइम होता है दोस्तों? बताइए, लार में कौन सा एंजाइम होता है हमारी? बताइए शाबाश। जो लार है उसमें कौन सा एंजाइम होता है दोस्तों? अमाइलेज होता है। कौन सा होता है? अमाइलेज होता है। ठीक है, पित्त के कार्य को, जो पित्त होती है उसके कार्य को क्या कहा जाता है? पित्त के कार्य को कहा जाता है पाइसीकरण। पाइसीकरण का मतलब होता है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, ठीक है, इमल्सिफिकेशन। पाचन के दौरान जो पित्त होती है, पाचन के दौरान जो पित्त होती है उसकी भूमिका क्या होती है? पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? ठीक है, तो पाचन के दौरान जो पित्त है उसकी भूमिका क्या होती है भाई हमारी? इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन किसका होता है? दूध वगैरह का होता है। तो दूध में क्या होती है? फैट। ठीक है, दूध वगैरह का क्या होते हैं? फैट। ठीक है, तो वसा का अवशोषण करके फिर उसका पायसीकरण कर देती है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भोजन के पाचन की क्रिया के दौरान, भोजन के पाचन की क्रिया के होने के दौरान ऊर्जा परिवर्तन
के प्रकार को बताइए, ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताइए। तो रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा मिलती है हमें भाई, क्योंकि हम रासायनिक ऊर्जा कुछ भी खा रहे हैं तो उससे हमें क्या मिलती है, ऊष्मा ऊर्जा मिलती है सबसे पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसको पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? किसको पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों सेलुलोज, क्योंकि सेलुलोज जल्दी से पचता नहीं है। ठीक है, यकृत का कार्य क्या होता है? यकृत का कार्य क्या होता है दोस्तों? पाचन में हेल्प करना। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सवाल। ठीक है, इनको देख लेना, पेपर के अंदर आसान समझ के मत बैठ जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।